Hello guys, welcome back to channel. This is lecture number 2. We have already discussed about regulating act up to Charter Act 1833. So आज हमारी बारी है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक हम पहुंच चुके हैं, इसको डिस्कस करने की बारी है. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप. इन चार्टर एक्ट 1813 we have already studied about that two were the main important thing in this चार्टर एक्ट. वन इज एजुकेशन के लिए जो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन के पर्पज से 1 लाख रुपीज पर एनम वहाँ पे एक्सपेंड किया जाएगा. एंड नेक्स्ट जो मेजर वहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी आपकी मिशनरीज. क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई थी कि वो कंटिन्यूसली अपना जो रिलीजन है उसको स्प्रेड कर सकते हैं इन इंडिया. और उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ से क्या हो गया था, फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिशर टेरिटरीज है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वहां पे रखा गया था, सो दैट दे कम अंडर टू द क्राउन. आज हमारे पास है चार्टर एक्ट 1833. सबसे पहले 1833 के बाद हमें देखना होगा कि इस रेन के अंदर जो मेन गवर्नर जनरल कौन था. तो गवर्नर जनरल यहाँ पे था लॉर्ड विलियम बेंटिक. लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, विलियम बेंटिक, जिसका टर्रेन यहाँ पे था, ये था आपका 1828 टू 35. इस रेन के अंदर ये चार्टर एक्ट पास हुआ था. तो सबसे पहले यहाँ पे जो दूसरी देखने वाली बात है वो मेजर इंसिडेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो चेंज होके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका था. और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे. और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे या जो पॉइंट्स थे उसमें कंटिन्यूसली 20 ईयर्स का जो फर्दर एक्सटेंशन होती जा रही थी उनके कमर्शियल अफेयर के अंदर, वो वहाँ पे दोबारा से 20 ईयर्स को उसको एक्सटेंड किया गया. और उन्होंने कहा कि जो टेरिटरीज गवर्न की जाएगी इंडिया के अंदर वो ऑन द नेम ऑफ क्राउन वहाँ पे कंटिन्यूसली की जाएगी. उसके बाद लास्ट चार्टर एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था 1833 के अंदर कि वहां पे जो मोनोपोली थी वो इंडिया के साथ एंड कर दी थी एक्सेप्ट इन टी, बट चाइना के साथ वो कंटिन्यूसली थी. यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोनोपोली यहाँ पे चाइना और इंडिया के साथ रिमेन थी वो भी यहाँ पे एंड हो चुकी है, कंटिन्यूसली वो खत्म कर दी है. उसके बाद जो यूरोपियन इमिग्रेशन की वहां पे लिमिट्स थी उसको लिफ्ट कर लिया गया. इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन था वहां पे या जो इमिग्रेशन थी उसका बैन वहां से लिफ्ट कर दिया. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियन थे वो कॉलोनाइज कर सकते थे इंडिया को, अब उनके ऊपर किसी भी तरह का वहां पे बैन नहीं था. तो ये भी वहां पे एक फैक्ट था. उसके बाद हमारे पास था जो फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन थी, उसमें गवर्नमेंट कंटिन्यूसली विचार कर रही थी. तो जो सबसे पहले इसके अंदर बात हुई वो थी आपकी जो गवर्नर जनरल थे उनको पावर दी गई सुप्रिटेंडेंट करने की, मतलब वो सारी चीजों को देखेंगे जो कि डायरेक्ट सिविल और मिलिट्री अफेयर होंगे कंपनी के, उनको कौन देखेगा, गवर्नर जनरल. लास्ट एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कुछ प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर जनरल के अंडर हो गई थी, बट यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब वो सुपरसीड करेंगे या जो सुप्रीम करेंगे वो है आपका डायरेक्ट कंट्रोल, जो आपके सिविल, मिलिट्री और जो कंपनी के अफेयर होंगे उनको अब कौन देखेगा, गवर्नर जनरल. नाउ उसके बाद हमारे पास जो अलग से है उसमें क्या था कि जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे है ये टेरिटरी अब कंप्लीटली गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आ चुकी है. बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये तीनों की तीनों टेरिटरी अब गवर्नर जनरल के कंप्लीटली अंडर आ चुकी है. उसके बाद जो रेवेन्यू यहां से रेज होता था गवर्नर जनरल के अंडर, अब उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल वो किसका रहेगा, गवर्नर जनरल का, जो हमने पहले भी पढ़ा था. बट यहाँ पे क्या हो गया, अब जो वहां पे मनी रेज किया जाएगा उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर भी होगा उसका कंट्रोल भी अब किसके हाथ में आ चुका है, गवर्नर जनरल. मतलब यहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो भी, और उसके बाद जो आपका एक्सपेंड होगा मतलब एक्सपेंस होगा या खर्चा जो होगा, खर्चने की जो पावर होगी वो भी किसके हाथ में चलेगी, अब गवर्नर जनरल उसकी खर्चे का हिसाब भी वही रखेंगे. उसके बाद
जो गवर्नमेंट होती है मद्रास और बॉम्बे की, उसको ड्रास्टिकली डिप्राइव किया जाता है कि जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, अब वो किसके हाथ में हो चली गई है, वो गवर्नर जनरल के पास चली जाती है। जितनी भी उनकी लॉ और राइट होते हैं प्रोपोजिंग के, वो किसके पास आ जाते हैं, गवर्नर जनरल के पास। उसके बाद जो यहाँ पे एक दूसरा मेजर इंसिडेंट है वो है आपका लॉ को यहाँ पे ऐड किया जाता है, जिसका फर्स्ट जो मेंबर होता है वो होता है टीबी मैकॉले को एज अ लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद जो इंडियन लॉ होते हैं उसको कोडिफाई किया जाता है और कंसोलिडेट किया जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिविल सर्विसेज के बारे में कंप्लीटली वहां पे पढ़ेंगे कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो मॉडर्न इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का रोल था वो किस तरह से था। तो वो चीज़ों को हम वहां पे देखेंगे कि किस तरह से कंसोलिडेशन होती है लॉ की इसके अंदर। उसके बाद जो सिटीजन यहाँ पे डिनाई किए गए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके बेसिस के ऊपर, जैसे कि रिलीजन, कलर या बर्थ के ऊपर, जिनके ये डिप्राइव किया जाता था कि ये जॉब नहीं कर सकते, अब उनके पास भी एक मौका था या उन्होंने एक चार्टर इस तरह का पास किया कि इसके अंदर किसी भी पर्सन को उसके रिलीजन, कलर, बर्थ या डिसेंट के ऊपर वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बट जहां तक रियलिटी की बात है, वो रियलिटी तो सिर्फ कागज तक ही रही और रियल में कंटिन्यूसली उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कंटिन्यूसली वहां पे चलता रहा। उसके बाद जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप थे उसको बेहतर करने के लिए या जो स्लेव की कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक स्लेवरी एक्ट को लेके आए और वहां पे उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया 1843 के अंदर। अब किताबों तक ही 1843 के अंदर रहा, बट कंटिन्यूसली जो स्लेवरी या जो उनके ऊपर एक प्रकार से कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ था वो कंटिन्यूसली इसी तरह से बन रहा था, इसमें किसी भी तरह के सुधार वहां पे देखने को नहीं मिले। उसके बाद यहाँ पे जो एक मेजर और इंसिडेंट था वो इंसिडेंट इस तरह से था कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन की कोशिश की गई थी कि ओपन कंपटीशन किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, बट ये केस कंटिन्यूसली क्लोज हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए इसको यहाँ पे ओपन नहीं किया जाता है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ से कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ से बन जाती है। नाउ अब हमारे पास है चार्टर एक्ट 1853। अब 1853 की बारी है कि 1853 के अंदर क्या हमारे पास इस तरह के प्रोविजन होते हैं जो मॉडर्न इंडिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले जो चार्टर एक्ट है 1853 वो किस वायसरॉय या गवर्नर जनरल की रेन के अंदर आता है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये आता है डलहौजी के टाइम में। डलहौजी और जो डलहौजी का रेन होता है वो होता है 1848 टू 1856। तो ये जो चार्टर एक्ट आता है ये आता है आपका 1853 के अंदर। तो यहाँ पे किस तरह के प्रोविजन होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। क्या बोला जाता है इसको? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल इसको लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि किस लिए। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे सिस्टम है उसको देख लेते हैं। जो कंपनी है वो कंटिन्यूसली पोजीशन को रखती है टेरिटरी को अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज। द कंपनी वाज टू कंटिन्यू द पोजीशन ऑफ द टेरिटरी अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये बात करता है कि जो कंपनी का पोजीशन रहेगा टेरिटरीज के ऊपर वो कंटिन्यूसली रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसके ऊपर किसी भी तरह का वहां पे स्टेप ना ले। दूसरा, जो वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो कमर्शियल प्रोसेस को वहां पे संभालते थे वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा था और इसकी जो नंबर था वो कंटिन्यूसली 18 तक पहुंच चुका था। उसके बाद है जो कंपनीज पेट्रोनाइज कर रही थी यहाँ पे सर्विसेज को उसको डिसॉल्व कर दिया गया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपटीशन को ओपन किया गया है। कंपटीशन को ओपन लास्ट एक्ट के अंदर जब हमने देखा था 1833 के अंदर जब ये डिमांड को पार्लियामेंट के अंदर लेके आए तो वहां पे ये रिजेक्ट हो चुका था, बट 1853 के अंदर यहाँ पे ओपन कंपटीशन को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी। दैट मीन अब इस कंपटीशन के लिए सिर्फ एलीट पर्सनैलिटी ही नहीं बट कोई भी इंडियन इसके लिए ओपन अप्लाई कर सकता था। उसके बाद जो लॉ मेंबर था उसको सबसे पहले तो
कंसिडर किया गया था 1833 के अंदर, बट यहाँ पे उसको फुल मेंबर का एक गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर उसको एक फुल मेंबर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे गवर्नमेंट के अंदर, उसको यहाँ पे सेपरेट किया गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शन थे, उन दोनों को अलग अलग कर लिया गया। और यहाँ पे जो मैं बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इसको इसलिए कहा जाता कि क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो लोकल रिप्रेजेंटेशन थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन इंडियन जो लेजिस्लेचर था उसके अंदर अब जो इंडियन थे वो भी लीडरशिप कर सकते थे या उसके अंदर भाग ले सकते थे, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क इसको कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडियन पीपल को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला था, इसलिए जो चार्टर एक्ट 1853 है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल का लैंडमार्क यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है 1857 जो रिवोल्ट होता है, फर्स्ट रिवोल्ट होता है 1857। उसको हम डिटेल में दूसरी वीडियो के अंदर देखेंगे जब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है चार्टर एक्ट या एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मेजर चेंजेस हुए थे वो किस तरह से हुए थे। अब तक क्या था कि जो कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स अफेयर या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जा रहा था, इसमें क्या था कि क्राउन उसको 20 ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहा था कि कमर्शियल के लिए वो कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहे थे। दूसरा, वो ओपन कंपटीशन के लिए क्राउन के अंदर ही वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज थी उसकी वजह से बहुत सारे फिजेंट हो गए, किंग्स हो गए या जो लोकल रूलर थे वो वहाँ पे नाराज हो गए, जिसकी वजह से 1857 का वहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है। इस रिवोल्ट के बाद अब क्या होता है कि जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है वो हरकत में आ जाती है और अब वहाँ पे वो 1858 का एक्ट लेके आती है, जहाँ पे वो डिफरेंट जो यहाँ पे पॉइंट है उसके थ्रू वहाँ पे अपने पॉइंट रखती है कि वो फर्दर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह से वहाँ पे सिस्टम किया जाएगा। अब तक क्या था कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो फाइनल किसको बताता था, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको यहाँ पे कैंसिल करके क्या कर दिया गया, वॉइस रॉय में क्या होगा कि जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपका ब्रिटिश क्राउन की वजह से का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा ब्रिटिश क्राउन को। यहाँ पे क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइस रॉय, जो डायरेक्ट आपका रिप्रेजेंटेशन करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो पोस्ट होती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको कैंसिल किया जाता है। दूसरा, पिट्स एक्ट के अंदर जहाँ पे डुअल गवर्नमेंट को एक प्रकार से चलाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे दोनों को वहां पे कैंसिल किया जाता है और उसकी जगह पे वॉइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहां पे क्वीन का एक प्रोक्लेमेशन आता है जिसमें उसको कैज़र हिंद भी कहते हैं, और वो प्रॉमिस करती है कि इसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्राउन की होगी और यहाँ पे डिफरेंट अमेलियोरेट किए जाएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, पीपल की कंडीशन से रिलेटेड, और यहाँ पे उनके जो रिलीजियस मैटर होंगे या जो इंटरनल मैटर होंगे उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं होगी। इस तरह के यहाँ पे प्रोमिसेस किए जाते हैं और यहाँ पे न्यू ऑफिस क्रिएट किया जाता है जो मैंने पहले ही भी बता दिया आपको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसके बाद क्या होता कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको गवर्न करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक 15 मेंबर की एक कमेटी होगी, 15 मेंबर जो उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे किसको सपोर्ट करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट होगा उसको वो सपोर्ट करेंगे, सो दैट वो वहाँ पे जो अफेयर वगैरह है उसको ठीक प्रकार से वहाँ पे मेंटेन कर पाए। इस तरह की जो सिस्टम था वो यहाँ पे 1858 के अंदर दिखाया गया है, और इससे क्या होता है कि इट गिव द डिसेंट बरियल टू एन अनब्लडेड डेड हॉर्स। यहाँ पे बोला जाता है कि चलो कम से कम यहाँ पे जो पहले से मरा हुआ घोड़ा था उसको वहाँ पे कंप्लीटली बरियल किया जाता है या उसको बरी किया जाता है या उसको दबा दिया जाता है, वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये थे आपका 1858 तक के जो एक्ट क्या थे, रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट तक की जितनी भी कहानी है वो हमने 1773 टू 1857 तक हमने देख लिया कि वेरियस एक्ट के अंदर
अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बारे में जो मेन होगा वो देखेंगे हम। जो 1857 के रिवोल्ट के बाद के जितने भी एक्ट होंगे उसको कंप्लीट देखेंगे 1947 के अंदर, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके बाद 61 और 61 के बाद हम देखेंगे इसमें 61 में हम इसके अंदर देखेंगे जो इसका दूसरा एक्ट होगा 1892। उसके बाद जो आपके दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होंगे जैसे कि 1909 और 1919, 1935 और 1947, इसको सेपरेटली हम अलग अलग वीडियोस के अंदर देखेंगे ताकि इसके बारे में हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग बना सके। और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे इसी के साथ कि इनके रेन में कौन कौन से वॉइस रॉयसेस थे और उनके किस तरह की कंडीशंस थी और वो उनके क्या विचार थे। फिर लास्टली हम जब 1947 तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम अपना सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।